हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी कंपनीज के बारे में। आज हमारे पास दो कंपनी है, एक है हमारे पास फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस और दूसरा है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। इन दोनों का देख लेते हैं किस तरीके का क्वार्टर फोर का रिजल्ट रहा। उससे हमें ये भी पता चल जाएगा क्या ये माइक्रो फाइनेंस स्पेस में रिकवरी हो भी पा रही है या नहीं हो पा रही है, या अगर नहीं हो पा रही है तो हमारे पास कुछ टाइमलाइन है क्या कि जब हमें वापस ग्रीन शूट्स देखने को मिले और वापस कंपनियां अपने प्रीवियस ग्रोथ की तरफ वापस आ जाए कि भाई जो पहले ये 40% 50% के आसपास का ग्रोथ कर रही थी ये बैक टू दो फिगर्स वापस आना शुरू हो जाए। उसके लिए क्या क्या ट्रैजेक्टरी रहेगी और क्या टाइमलाइंस रहेगी उसके बारे में हमें कुछ पता चल सकता है क्या। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के साथ, क्योंकि यहीं से ये पूरा का पूरा माइक्रो फाइनेंस स्पेस में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ था, क्योंकि इनके डिपेंडेंस ऑन पंजाब बहुत ज्यादा था। जब ये इलेक्शन का टाइम था, जून 2024 के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब ये इलेक्शन का टाइम था उससे थोड़े से पहले में आप अगर जाके देखें तो इनका पंजाब के स्टेट में डिपेंडेंस ज्यादा था। और वहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इनके कस्टमर्स को जाके बोला, या इनके कस्टमर को नहीं, इनकी कैटेगरी के कस्टमर को, माइक्रो फाइनेंस वाले कस्टमर को, जो एकदम छोटा किसान है या छोटे इनकम ग्रुप वाला कस्टमर है, उनको जाके बोला कि आपको ईएमआई पे करने की जरूरत ही नहीं है, अब आपका लोन वेवर कर दिया जाएगा, आपका सरकार लोन माफ करा देगी, तो आपको आप कोई पैसा इनको देना ही नहीं है। तो इनके कस्टमर ने ये सोच के डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। जब ये ऑन ग्राउंड गए, इनको ये रियलिटी पता चली, तो ये कस्टमर को कन्विंस भी नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला और आपको अपनी ईएमआई पे करनी करनी पड़ेगी। उस टाइम पे इन्होंने बहुत माथाफोड़ी भी करी थी कि वहां पर जाके पंजाब के सीएम वगैरह से भी ये लोग मिलके आए थे, बट उसका भी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकला नहीं था। और इनके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर स्काई रॉकेट कर गए थे, और इसकी वजह से इनकी एसेट क्वालिटी खराब होने लगी, इनको प्रोविजंस बढ़ाने पड़ गए और ये नेट नेट लॉस में आ गई कंपनी। तो वहां से ये माइक्रो फाइनेंस स्पेस में टर्न अराउंड हमें देखने को मिला था कि जो कंपनियां एकदम धड़ल्ले से ग्रोथ कर रही थी उन सबका पेस ऑफ ग्रोथ नीचे आ गया, कुछ नेगेटिव ग्रोथ पे आ गई, कुछ लोग नेगेटिव पैट रिपोर्ट करने लगे। सारी की सारी प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई। अगर हम आज के दिन देखें, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का मार्केट कैप है लगभग लगभग 2600 करोड़ रुपए के आसपास का, 2600 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और अगर हम और थोड़ा सा देखने जाएं तो इनके एवीएम ग्रोथ के बारे में बात करें तो इनका एवीएम घट गया बाय 22% विद अ डिस्बर्समेंट डी ग्रोथ ऑफ 61%। और अगर हम इनके एवीएम साइज के बारे में बात करें तो कुछ 8980 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका लोन बुक बचा है, या एवीएम बचा है, 9000 करोड़ रुपए के आसपास का इनका एवीएम। अब देखो कुछ और चीजें समझते हैं। क्या पंजाब वॉज द सोल रीजन जिसकी वजह से फ्यूजन का रिजल्ट इतना खराब आ रहा है कि एवीएम में डी ग्रोथ आ गया, डिस्बर्समेंट में डी ग्रोथ आ गया, पैट नेगेटिव हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक क्वार्टर की प्रॉब्लम थी, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वार्टर की प्रॉब्लम थी, उससे आगे उसका इम्पैक्ट था नहीं। उसके आगे हमें पता चला कि ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस स्पेस की साइकिल ही खराब होगी, सारी की सारी कंपनियां ही डूबत करने लगी, सारी की सारी कंपनियों में ही प्रॉब्लम आने लगी। तो अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस स्पेस में प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर ओवर लेवरेज कर चुका है, कि मतलब उसकी औकात है लाख रुपए चुकाने की, उसने 5 लाख 6 लाख रुपए का लोन ले रखा है। कि पहले वो गया फ्यूजन के पास, फ्यूजन से उसने लोन ले लिया, फिर वो गया अरमान के पास, अरमान से उसने लोन ले लिया, फिर वो गया मुथूट के पास, उसने मुथूट से भी लोन ले लिया, ऐसे 5-6 कंपनी से अलग अलग करके उसने लोन ले लिया। और अब उसकी कमाई हो नहीं रही है, इसकी वजह से वो एक भी लोन नहीं चुका पा रहा है। तो प्रॉब्लम वॉज ओवर लेवरेजिंग, और यहाँ पर अब वो चीज धीरे धीरे सॉल्व होता हुआ देखने को मिल भी रहा है। बट ये एक चीज समझना पड़ेगा कि आपने कांड कर दिया, उसके बाद आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, आपने पहले गंदगी फैला दी है और अब आप उस गंदगी को साफ कर रहे हो। तो दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड दिस विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट एज वेल। तो मतलब आपको आपकी कलेक्शन एफिशिएंसीज में ध्यान देना पड़ेगा, आपको नई मैन पावर लगानी पड़ेगी, आपको और ज्यादा मैन पावर लगानी पड़ेगी। कि पहले अगर आपको एक गांव में कलेक्शन करने के लिए 10 बंदे चाहिए थे, तो शायद अब आपको 25 बंदे चाहिए होंगे। तो वो एडिशनल 15 बंदों की कॉस्ट आपके एक्सपेंसेस ही निकलेगी, आपका ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटेगा, आपकी ही पैट मार्जिन कम होंगे। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। बट हाँ, अगर हम एकदम एकदम न्यूमेरिक टर्म्स में देखें, नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो हाँ, वो ओवर लेवरेजिंग वाला जो नंबर है वो हमें कम होता हुआ जरूर देखने को मिला है। कि पहले जो फ्यूजन प्लस फोर, मतलब फ्यूजन क्या रहा, और कोई 4 कंपनी से जिन लोगों ने लोन ले रखा था, उनका परसेंटेज जो 16-17 के आसपास का था, वो अब घट के 7 के आसपास का है। तो ठीक है, इंप्रूवमेंट इन नंबर्स है। बट हाँ, अभी भी प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हुआ नहीं है, अभी भी साइकिल रिवर्स हुई नहीं है। जितना अभी हम इसको पढ़ पा रहे हैं उससे देखते हुए जो चीज लग रही है वो हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई जब आपकी क्रेडिट कॉस्ट खराब हो गई थी, आपको प्रोविजंस बढ़ाने पड़ गए थे एसेट क्वालिटी खराब होने की वजह से, तो अब क्या हाल है? तो अब करंटली ऐसा सिचुएशन है कि आपके प्रोविजन नंबर्स अभी भी ऊंचे हैं, बट वो इंक्रीज नहीं कर रहे। सो एक चीज समझ के चलते हैं। सो द क्रेडिट कॉस्ट इज हाई
बट ऑन अ YoY लेवल इट हैज रिमेन स्टेबल। क्यों? क्योंकि हमने पिछले साल जून में उन नंबर्स को और ऊंचा किया था, क्योंकि उस टाइम ही हमारे प्रॉब्लम आ गई। तो नंबर अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे बैठा है, अभी भी ऊंचे दाम पर बैठा है, बट और नहीं बढ़ा। तो और इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं आ रहा है आपको, बट हाँ अभी भी एलिवेटेड नंबर्स तो हमें देखने को मिल भी रहा है। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपका पीसीआर, प्रोविजन कवरेज रेशियो है, वो ऊपर जा रहा है, और क्रेडिट कॉस्ट जो है वो हमारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्टेबल ही रही है, बल्कि थोड़ी सी नीचे ही आ रही है। चलिए ये चीज भी हमें समझ में आ गया। अगर हम एसेट क्वालिटी टर्म्स में बात करें तो इनका जो क्रॉस एनपीए वो गिर गया फ्रॉम 13% के आसपास टू 7.9% पे, और इनका नेट एनपीए इज एट 0.3%। और ये हम बात कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे हमें वो फ्यूजन +4 वाला नंबर नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है, हमें एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक बार और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज प्रोविजन कवरेज रेशियो, पीसीआर के बारे में हमने बात करी। अब पीसीआर क्या है? पीसीआर इज नथिंग बट जितना आपका लोन खराब होने वाला है उसके पीछे आपने कवरेज कितना बना रखा है। तो सपोज आपका 100 रुपए का आपको लग रहा है कि लोन खराब होगा, उसमें आपने 70 रुपए के पीछे पैसा डाल रखा है, सो योर पीसीआर वुड बी 70। सो इफ अ कंपनी इज इंक्रीजिंग इट्स पीसीआर इन अ बैड सिचुएशन, सो ये एक अच्छा सिग्नल ही है कि भाई कंपनी आज ही जितना खर्चा होना कर रही है, मेरे को कल कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा कि कल को मेरी क्रेडिट कॉस्ट डबल होगी, क्योंकि हमें ये वाला लोन पता ही नहीं था कि ये वाला हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हायर पीसीआर इज अ गुड फिगर टू हैव। ठीक है, ये चीज भी हम समझ में आ गया। उसके बाद आ जाते हैं इनके प्रेजेंस के बारे में। तो इनका प्रेजेंस के बारे में बात करें तो 22 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, विद लगभग लगभग 1600 ब्रांचेस, 1570 ब्रांचेस इनके पास हैं। और वहां पर हमें अच्छा इंक्रीज देखने को मिला। देखो ये चीज मेरे को इसमें बहुत अच्छी लगी कि सारी चीजें खराब हो रही हैं, आपका एयूएम बिगड़ रहा है, आपका डिस्बर्समेंट बिगड़ रहा है, और उसका ऑब्वियस रीजन यही है कि आपकी एसेट क्वालिटी बिगड़ रही है। बट उसके बाद भी आप ऑन ग्राउंड एक्सपेंशन नहीं रोक रहे हो, आप ज्यादा ब्रांचेस खोल रहे हो, आप अपना जोग्राफिक एक्सपेंशन बढ़ा रहे हो। उससे देखो दो चीजें होंगी। देखो, कोई भी कंपनी इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस कैनॉट इंक्रीज इट्स लोन बुक, कैनॉट इंक्रीज इट्स एयूएम, कैनॉट इंक्रीज इट्स डिसबर्समेंट रेट, वो नहीं बढ़ेगा, वो क्लियर है। बट ये चीज हमें समझना है कि अगर आप अपना जोग्राफिक प्रेजेंस बढ़ाते हो, तो जोग्राफिक प्रेजेंस बढ़ाने से क्या होगा कि एक तो आपको कलेक्शंस में भी आसानी होगी, उसके बाद जब चीजें ठीक होंगी तब आपके लिए वहां पर ग्रो करना भी आसान हो जाएगा। सो अगर आज आप खर्चा कर रहे हो तो उस खर्चे का फायदा आपको आज भी होगा, आने वाले समय भी होगा। तो आपने अपना चाहे एयूएम ग्रोथ नहीं बढ़ाया, बट ब्रांच एक्सपांशन रेट आपका ठीक ठाक रहा, 20-22% के आसपास से आपकी ब्रांचेस बढ़ी, वो एक बहुत ही बेहतरीन नंबर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, उसके अलावा देखें तो 93% ऑफ दैट बुक इज फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस। जो 7% रिमेनिंग वाला बुक है वो आता है हमारा एमएसएमई सेगमेंट से। एमएसएमई वाले सेगमेंट फिर भी ठीक कर रहा है, एमएसएमई वाले सेगमेंट में ग्रोथ भी आ रहा है, बट अब उसका जोग्राफिक प्रेजेंस छोटा है, उसका एयूएम साइज छोटा है, छोटा बेस है, अच्छा ग्रोथ आ रहा है, बट ओवरऑल लोन बुक में कोई कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट नहीं है कि सिर्फ हम ये कह दें कि एमएसएमई के बलबूते ये कंपनी आगे बढ़ जाएगा और एमएसएमई के बलबूते ये कंपनी आगे चल के ग्रोथ दिखा देगा। तो कहानी तो वही है कि जब तक माइक्रो फाइनेंस वाली कहानी आपकी नहीं सुधरेगी तब तक आपकी बात नहीं बढ़ेगी। तो चलिए ये चीज भी हो गई। फाइनली हम देख लेते हैं इनके नंबर्स किस तरीके रहे। अगर हम देख लेते हैं इनका जो टोटल इनकम था, टोटल इनकम ड्रॉप्ड बाय 2% विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज ऑफ 28%। मतलब आपका इंटरेस्ट इनकम में जबरदस्त डिक्रीज आया, खर्चे आपके बढ़े। खर्चे क्यों बढ़े? मैन पावर एक्सपेंस, आपका नई ब्रांच एक्सपेंशन का एक्सपेंस, आपका टेक्नोलॉजी का एक्सपेंस, और आपका रिजेक्शन रेट बढ़ गया कि भाई पहले अगर 100 कस्टमर अंदर आ रहे थे ब्रांच के, 100 में से आप 50 को लोन दे रहे थे, तो अब आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी बहुत ज्यादा रिस्क का माहौल चल रहा है, तो अब आप 50 की जगह 20 को ही लोन दे रहे हो। तो जो एडिशनल 30 कस्टमर का आपका रिजेक्शन रेट बढ़ा, उसके पीछे आपकी कॉस्टिंग तो गई, उसके पीछे आपने खर्चा किया था, आपने उसको बुलाया था, चाय पानी पिलाया था, उसके पीछे एक मैन पावर लगाई थी, उसको अपने सिस्टम में इनपुट किया था, सारा काम किया था ना उसके पीछे। सो जैसे ही आपका रिजेक्शन रेट बढ़ रहा है, आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। सो योर एक्सपेंसेस हैव गॉन अप एट अ मच फास्टर पेस देन योर इंटरेस्ट इनकम, और इंटरेस्ट इनकम तो बल्कि घट ही गया है हमारा। तो इस प्रॉब्लम की वजह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया। उसके ऊपर से हमारे जो प्रोविजंस थे, प्रोविजंस हमारे बढ़े ही हैं वाईओवाई लेवल पे, वो हमें 6 गुना बढ़ गए। इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट गायब ही हो गया। 350 के आसपास का रिडक्शन इन पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए ये चीज भी हमें समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें, इनके एक और प्रॉब्लम हमें देखने को मिली कि इनके निम्स कोलैप्स कर गए। और निम्स कैसे कोलैप्स कर गए कि आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स उस पेस पे नहीं गिरा जिस पेस पे आपकी यील्ड गिर गई।
अब ये हमें मैनेजमेंट से कॉन कॉल में समझना पड़ेगा कि भाई इसका क्या रीजन था। क्या आपने कैटेगरी ऑफ कस्टमर चेंज किया, क्या आप बहुत ज्यादा सिक्योर कस्टमर की तरफ जाने की कोशिश करी जिसकी वजह से आपके जो यील्ड्स थी वो नीचे आई, उस यील्ड के नीचे आने की वजह से आपका निम्स नीचे आ रहा है, और ये क्या स्टैंडर्ड रहेगा, ये बैक टू मीन रिवर्जन होगा या नहीं होगा, इस चीज के बारे में हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा प्राइस टू बुक वाला मल्टीपल। प्राइस टू बुक ट्रेड कर रहा है 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे, तो इसकी वैल्यूएशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम मुथूट कर लेंगे, जिससे हमें एक रिलेटिव पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिल जाएगा। तो चलिए अब आ जाते हैं मुथूट के ऊपर। मुथूट के बारे में बात करें तो 2200 करोड़ 2200 करोड़ रुपीस के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर हम फुल ईयर बेसिस पे देखने जाएं तो इस कंपनी ने पॉजिटिव एजीएम ग्रोथ शो किया। कुछ बहुत तगड़ा नंबर नहीं है, 1% 1.3% के आसपास का ग्रोथ है। बट अभी तक हम जितनी भी 6-7 कंपनी पढ़ रहे हैं उसमें से इकलौता कंपनी ऐसा है जो एजीएम में पॉजिटिव ग्रोथ दिखा पा रहा है। तो एक मेजर एविडेंस हमें देखने को मिलता है कि हाँ एक अच्छा कंपनी हो सकता है। देखो, एक तो क्या होता है जब आपके पीछे बड़े ग्रुप का हाथ होता है ना, जैसे मुथूट माइक्रो फाइनेंस के पीछे मुथूट ग्रुप का होता है। मुथूट ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, मुथूट के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंट है, तो आपको 2-3 चीजों में मदद मिलती है। एक तो आपको कभी भी फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं आता, और माइक्रो फाइनेंस स्पेस या किसी भी एनबीएफसी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फंडिंग का, क्यों आपको कोई जानता नहीं, आपको कोई पैसा देगा नहीं, आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब होगी। बट जब आपके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आपके पीछे एक बहुत बड़ा पेरेंट है, तो आपको फंडिंग आसानी से मिल जाती है। सेकंड चीज क्या है, आपके पास थोड़ा सा ज्यादा क्रेडिबिलिटी भी होती है, क्योंकि हमें पता है यार मुथूट ग्रुप इतने सालों से चल रहा है, इतनी अच्छी एसेट क्वालिटी मेंटेन करके चले, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो वो उसका मैनेजमेंट, मुथूट ग्रुप का मैनेजमेंट भी मुथूट माइक्रो फाइनेंस को उसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेगा जैसे वो अपनी मेन कंपनीज को करते हैं। तो इनकी भी एसेट क्वालिटी अच्छी रहेगी, इनकी भी ग्रोथ फिगर्स अच्छे रहेंगे, ये चीज हमें पता चलता है। मतलब ये सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं भागेंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ के पीछे भागेंगे, ये चीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये थोड़ा हमें इनके पेरेंट से पता चलता है, तो इसीलिए ये लोग थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन भी कई बार कमांड कर जाते हैं। तो चलिए ये चीज भी हमें समझ में आ गया। अगर हम डिसबर्समेंट के बारे में बात करें तो इनका डिसबर्समेंट भी गिरा ही है, इनका डिसबर्समेंट गिरा हुआ है 17% ओवर अवेलेबल। बट अब आप नंबर में फर्क देख रहे हो, वहां पर 22% का एवीएम डी ग्रोथ, 61% का डिसबर्समेंट डी ग्रोथ। यहाँ पर एवीएम ग्रोथ ऑफ 1.3% तो डिसबर्समेंट डी ग्रोथ ऑफ 17%, मतलब बहुत बड़ा डेल्टा क्रिएट कर रहा है ये कंपनी अपने लिए। उसके बाद अगर हम इनके एवीएम साइज के बारे में बात करें तो इनका एवीएम इज नाउ एट 12,200 करोड़ रुपीस के आसपास का। चलिए ये चीज में हम समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये लोग थोड़े से बचे कैसे रहे, कि भाई इनका एवीएम थोड़ा सा बढ़ कैसे पाया, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने रिस्क को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज किया। कि जो कंपनियां लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में ट्रैक कर रही हैं अपने फ्यूजन+4, फ्यूजन+5, फ्यूजन+6 वाले नंबर्स, ये कंपनी स्टार्टिंग से कर रहा है। इस कंपनी को पहले से ये आइडिया था कि भाई हमें ओवर लेवरेज कस्टमर को और लेंडिंग नहीं करनी है। इस स्पेस में ओवर लेवरेजिंग की प्रॉब्लम आ रही है, और ये प्रॉब्लम की वजह से हमारी एसेट क्वालिटी खराब होगी, इसलिए हम अपने प्रोसेसेस को और स्ट्रिंजेंट करें। इसीलिए हमें देखने को मिलता था कि मुथूट का रिजेक्शन रेट वाज ऑलवेज हायर देन द लाइक्स ऑफ अरमान एंड फ्यूजन। कि अरमान एंड फ्यूजन वाले ज्यादातर लोगों को लोन दे रहे थे, उनका रिजेक्शन रेट काफी कम था, वहीं मुथूट का रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा था। और मुथूट इसी बेसिस पे अपने रिजेक्शंस को बढ़ा रहा था कि कस्टमर ऑलरेडी ओवर लेवरेज्ड है, इसको अगर मैं पैसा दे दूंगा तो इसके पास औकात नहीं है इसको पैसा लौटाने की, मेरा पैसा वापस नहीं आएगा, मेरी एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो एक तो ये थोड़ा सा ओवर लेवरेज कस्टमर से बच गए, इसकी वजह से इनकी थोड़ी सी हालत आज के दिन थोड़ी सी बेहतर हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर ओवर लेवरेज कस्टमर से बच गए तो इनकी बैंड बजी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, क्योंकि इनका प्रेजेंस साउथ वाले रीजन में बहुत ज्यादा है, और साउथ वाले रीजन में हमें देखने को मिली काफी सारी नेचुरल कैलामिटीज। हमें देखने को मिला हैवी रेनफॉल, उसकी वजह से फ्लडिंग की प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से हमें देखने को मिला कि बीच में एक साइक्लोन भी हिट किया, एक साइक्लोन तमिलनाडु में हिट किया, एक साइक्लोन आंध्र प्रदेश में हिट किया। इसकी वजह से इनकी थोड़ी सी जो एसेट क्वालिटी है वो खराब हुई। उसके बाद इनका स्टेट ऑफ कर्नाटका में काफी सारा इशू हुआ। स्टेट ऑफ कर्नाटका में इनको काफी ज्यादा क्रॉस एनपी नेट एनपीए नंबर एलिवेटेड देखने को मिला, और वो वाले रीजन, उस स्पेसिफिक रीजन में इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती हुई देखने को मिल रही है। अब जिस कंपनी के पास इतना प्रूवन हिस्ट्री है, तो ये ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनीज नहीं करती, बट इस कंपनी ने ज्यादा ढंग से इंप्लीमेंट कर रखा है अपने लोन्स का इंश्योरेंस। तो ये अपने माइक्रो फाइनेंस लोन्स का इंश्योरेंस करा के चल रहे हैं, और उसके ऊपर ये लोग क्लेम भी डाल रहे हैं जो इनको मिल रहा है। सो जो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से इनके क्लेम्स खराब हुए थे, मतलब जो इनके लोन्स खराब हुए थे, उनका इनको पैसा वापस मिल जाएगा।
सो ये जो नंबर अभी हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है, ये वापस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बैक टू मीन हो जाएगा, बैक टू रिवर्जन टू मीन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इनके जो आज के दिन क्रॉस एनपी नेट एनपीएस नंबर देख रहे हैं वो थोड़े से ज्यादा एलिवेटेड है, हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो चलिए ये चीज भी हो गई। उसके बाद अगर हम इनके जोग्राफिक प्रेजेंस के बारे में बात करें तो पैन इंडिया प्रेजेंस है होने को तो, बट 14% ऑफ द लोन्स कम्स फ्रॉम वेस्ट, 14% आता है ईस्ट से, 24% आता है नॉर्थ से, और बचा हुआ 48% ऑफ द लोन्स साउथ वाले रीजन में से आता है। अगर हम इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो इनका एसेट क्वालिटी खराब हुआ विद ग्रॉस एनपीए नंबर नाउ एट 4.8% एंड नेट एनपीए एट 1.3%, और ये बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ऑन बायो लेवल खराब हुआ है। और उसके रीजन हमने समझे कि नेचुरल कैलामिटीज और कर्नाटका स्टेट में इनकी एसेट क्वालिटी खराब होने का ये प्रमुख कारण है। ये इस तरीके से बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें फ्रेश स्लिपेजेस के बारे में तो वो अंडर कंट्रोल है, ये एक बहुत बढ़िया साइन है। देखो हमेशा, अच्छा चलो ऐसे बात करते हैं, आपको अगर मार्केट्स में पैसा बनाना है, अगर आपको किसी भी एनबीएफसी कंपनी में पैसा बनाना है और आज उसका ग्रॉस एनपी 10% है, सो 10% का ग्रॉस एनपीए डिसाइड नहीं करेगा कि आप पैसा बनाओगे या नहीं बनाओगे। उस 10% का ग्रॉस एनपीए का आगे का ट्रेंड क्या है, दैट विल डिसाइड व्हाट वुड हैपन टू द स्टॉक प्राइस। अगर आज आपकी कंपनी का ग्रॉस एनपी 10% है और वो 5% जाता है, 3% जाता है, 2% जाता है, इट इज एन इंप्रूवमेंट। अब वो चाहे 10 से जाए चाहे 20 से जाए, उससे मतलब नहीं है। सो वो ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो आपका शेयर प्राइस इंक्रीज करेगा, एज शेयर होल्डर आप पैसा बना पाओगे। वहीं अगर ट्रेंड उल्टा होता है कि आपने एक ऐसा कंपनी खरीदा जो बहुत ही प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी लेवल्स पे बैठा था, 0.7 टाइम्स का उसका ग्रॉस एनपी नंबर था, बट वो 0.7 से 2 हो गया या 3 हो गया। अब 3 अगर हम देखने जाए वो 10 से कम है, बट उसका ट्रेंड खराब है, वो 0.7 से 3 आया, तो आप उस शेयर में पैसा नहीं बना पाओगे। सो द ट्रेंड इज व्हाट मैटर्स। तो हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है कि आज आपके नंबर्स एलिवेटेड हैं, या हमें ये नहीं देखना है कि भाई आज आपकी एसेट क्वालिटी के नंबर्स 10 पे हैं, 15 पे हैं, 20 पे हैं, 25 पे हैं, किस पे है उससे मैटर नहीं करता, आपका ट्रेंड किस तरफ है वो मैटर करता है। तो ट्रेंड को डिक्टेट करने वाला यहाँ पर फिगर है फ्रेश स्लिपेजेस। तो अगर आपके नए लोन खराब नहीं हो रहे हैं तो कंपनी एक इंडिकेशन दे रही है कि भाई दिस इज द वर्स्ट, और ये अब हम पीछे छोड़ चुके हैं, अब यहां से हम बेहतरी की ओर ही निकलेंगे। तो व्हेन फ्रेश स्लिपेजेस आर अंडर कंट्रोल, द asset quality is bound to improve in the coming quarters। ये चीज भी हमें समझ में आ गई। तो चलिए यहाँ पर भी हमें यहाँ पर अच्छा ही न्यूज देखने को मिल रहा है कि भाई आपकी फ्रेश स्लिपेजेस अंडर कंट्रोल है। इनके ब्रांचेस के बारे में बात करें तो इनकी लगभग लगभग 1700 ब्रांचेस हैं और इनका ब्रांच एक्सपांशन रेट है बिटवीन 12-13% के आसपास का, तो ठीक ठाक ब्रांच एक्सपांशन है। अब इनके बात कर लेते हैं गाइडेंस के बारे में। तो इनका FY26 का गाइडेंस है कि हम 5 से 10% के आसपास का AUM में ग्रोथ लेके आएंगे। हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट है, क्रेडिट कॉस्ट नीचे आ जाएगी फ्रॉम 9% टू रेंज ऑफ 4 to 6% के आसपास के। हमारे निम्स एक्सपैंड कर जाएंगे, और निम्स एक्सपेंशन का इनका सिंपल सा रीजन है कि हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आ जाएंगी, कि भाई आरबीआई रेपो रेट कट कर रहा है, आरबीआई रेपो रेट कट करेगा, हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आ जाएंगे, यील्ड स्टेबल रह जाएंगे। देखो 3 चीजें, यील्ड, स्प्रेड, निम्स, और आपका चौथा चीज आप मान लो जो आपके हो गए, क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ फंड्स इज द रेट एट विच द एनबीएफसी इज बोरोइंग। सो अगर मुथूट 5% के ऊपर पैसा उठा रहा है तो वो उसका कॉस्ट ऑफ फंड हो गया। अगर मुथूट 15% पे लेंड कर रहा है तो वो उसका यील्ड हो गया। उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया स्प्रेड। और इंटरेस्ट मार्जिन क्या हो गया कि जो आपने दिया वर्सेस जो आपने कमाया उसके बीच का डिफरेंस। सो द स्प्रेड इज 10%। अब हो क्या रहा है, मुथूट कहना चाह रहा है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, तो मतलब वो 5% से 4% आ जाएगी, और आपके जो यील्ड है वो 15% पे इंटैक्ट रह जाएंगे। तो पहले जो आपका स्प्रेड बन रहा था 10% का, अब वो स्प्रेड बनेगा 11% का। 11% का स्प्रेड विल प्रोपोर्शनली इंक्रीज द निम्स, सो आपके निम्स में भी एक्सपेंशन आएगा। चलिए ये चीज भी हमें समझ में आ गया। क्रेडिट कॉस्ट डिक्रीज होगी, इसका मतलब भाई फ्रेश स्लिपेजेस आज आ नहीं रहे हैं, ग्रॉस एनपी नेट एनपी नंबर्स हमारे आगे चल के इंप्रूव करेंगे, हमें और प्रोविजन करना नहीं पड़ेगा। सो द प्रोविजन डिवाइडेड बाय टोटल टोटल एसेट्स वाला या टोटल एयूएम वाला जो नंबर है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एयूएम इंक्रीज कर रहा है, प्रोविजन इंटैक्ट है, तो आपका बेस बढ़ रहा है, न्यूमरेटर इंटैक्ट है, आपका ओवरऑल नंबर कम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट इज नथिंग बट प्रोविजन डिवाइडेड बाय टोटल एयूएम या टोटल लोन। ये चीज भी हमें समझ में आ गया। उसके बाद इनका कहना है कि हमारा आरओए एंड आरओई विल गेट बैक टू पॉजिटिव नंबर्स। क्यों? क्योंकि इस बार तो घाटा कर दिया, घाटा करते ही
भाई आरओए क्या है? आरओए इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपके एसेट्स। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट ही नेगेटिव है तो आरओए का नंबर नेगेटिव हो गया। और आरओई क्या है? आरओए इनटू लेवरेज। तो अगर आरओए का नंबर नेगेटिव है तो आरओई का नंबर भी नेगेटिव है। तो ये जो दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं ये वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएंगे। जो आपका आरओई है वो वापस 5 to 10% आ जाएगा, आरओए 2% के आसपास में पहुंच जाएगा। सो वापस चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। सो यहाँ पर हमें एक क्लियर कट पिक्चर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का मैनेजमेंट कहना क्या चाह रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट के पास एटलीस्ट एक टाइमलाइन है जब वो अपनी चीजों को सुधार पाएंगे। पहले ही कम फटकी पड़ी है तो कम फटकी पड़ी है, रिकवरी विल बी मच फास्टर देन द पीयर। ये चीज भी हमें समझ में आ गई। उसके बाद इनके फाइनल नंबर्स के बारे में बात करें तो इनका टोटल इनकम वेंट अप बाय 14%, प्रोविजन 5 गुना बढ़ गए और इसकी वजह से पैट इनका रिड्यूस हो गया 150% से। फ्यूजन में हमें 130% के आसपास का पार्ट रिडक्शन देखने को मिला था, यहाँ पर 150% है। तो यहाँ पर भी फ्यूजन की कंपैरिजन में कंपनी बेटर करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। चलिए ये चीज भी हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में। इनका प्राइस टू बुक है 0.8 टाइम्स। अब देखो फ्यूजन का था 2 टाइम्स। सिंपल सी बात है, आज के दिन मुथूट के नंबर्स आर मच बेटर देन फ्यूजन। आज हमें ये चीज देखनी है कि किसकी रिकवरी ज्यादा तेज होगी, कौन अपना ट्रेंड ज्यादा जल्दी सीधा कर पाएगा कि भाई आज जो नेगेटिव ग्रोथ का ट्रेंड है उसको आप वापस पॉजिटिव कब लेके आओगे। आपको 30% ग्रोथ पे पैसा नहीं बनेगा। आपको पैसा तब बनेगा जब आप नेगेटिव ग्रोथ से 30% ग्रोथ तक जाओगे। उस जर्नी में पैसा बनेगा। उस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद पैसा नहीं बनेगा। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा कि भाई आज आप देख रहे हो कि 10% ग्रोथ है, बट कंपनी का गाइडेंस है कि भाई अगले क्वार्टर हम 25% का ग्रोथ करेंगे। सो दैट ट्रेंड इज अपवर्ड। सो अपवर्ड ट्रेंड में पैसा बनता है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। आज के दिन 2 टाइम्स प्राइस टू बुक कमांड करने जैसा फ्यूजन कुछ भी नहीं कर रहा है। ना उसकी एसेट क्वालिटी उस पेस पे सुधर रही है, ना उसकी लोन बुक उस पेस पे ग्रो कर रही है, ना उस मैनेजमेंट का गाइडेंस इस तरीके का है कि हम कोई बहुत धुआंधार अगले साल ग्रोथ कर देंगे। सो आज के दिन तो वहां पर कोई वैल्यूएशन कंफर्ट हमें देखने को मिल नहीं रहा। वहीं मुथूट मुथूट के पास एक पेरेंट है, मुथूट के पास एक अच्छी फंडिंग बुक है, मुथूट के पास लेवरेज कम है, मुथूट का ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है, जो ओवरऑल उसकी एसेट क्वालिटी है वो इन अ मच बेटर शेप है देन द लाइक्स ऑफ फ्यूजन एंड अरमान। एंड स्टिल इट इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू बुक ऑफ 0.8। तो वहां पर हमें थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट देखने को अभी से ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए यही थी कहानी। आज हमने 2 कंपनी और पढ़ ली। अब थोड़ी देर थोड़ी सी कंपनी और बची है, कुछ हमारे पास 4 से 5 कंपनी और बची है, वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही रखना है। थैंक यू।